नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ज्ञान सूर्य एकेडमी पे। मैं हूं निर्मल कुमार और आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स करेंगे। और इसके अंतर्गत जैसा कि पिछले 4 क्लासेज में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिभुज, बेस हम पढ़ाए हैं 2 क्लास त्रिभुज का, फर्स्ट और सेकेंड। इसके अलावा 2 क्लासेज में, एक में तीसरा जो क्लास हुआ था आपका थेल्स का प्रमेय, चौथा जो क्लास हुआ है वह थेल्स का विलोम हुआ है। अब इन 3 कंसेप्टों के आधार पर एक समरूपता का कंसेप्ट बताया है कि 2 त्रिभुज कब समरूप होते हैं। दूसरा हमने थेल्स प्रमेय बताया उस कंसेप्ट, और तीसरा बताया थेल्स का विलोम। इन तीनों कंसेप्ट के आधार पर जो भी हमको मिलेंगे क्वेश्चन, यानी कि 6.1 और 6.2, इन दोनों को हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.1 ध्यान दीजिए, इसमें जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है या सारे आपको कंसेप्ट में बताए जा चुके हैं, आप खुद से इसका आंसर दे दीजिएगा। देखिए, इसमें पहला जो है कह रहा है क्वेश्चन कि सभी वृत्त डैश होते हैं, खाली जगह आपको बताना है कि सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। आपको बताया गया है समरूप का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वैसी आकृतियां जो एक दूसरे के तुल्य होती है। तुल्य का मतलब देखने में एक समान लगेंगी, है ना, लेकिन बराबर नहीं होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? समरूप आकृति कहते हैं। और जो देखने में भी एक जैसी हो और उसका प्रत्येक भाग भी क्या हो? बराबर हो। सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व अंग सम, यानी कि सभी भाग बराबर, तभी वह क्या होता है? सर्वांगसम होता है। तो सभी वृत्त क्या होंगे? समरूप होंगे। तो पहला का आपका जो उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। दूसरा इसमें कह रहा है कि सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं? समरूप। तो इसमें भी आपका हो जाएगा समरूप, है ना। तीसरा पूछ रहा है कि सभी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसके प्रत्येक संगत कोण बराबर होंगे और भुजा का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा, है ना। फिर चौथा कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। पहला, उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, है ना। यानी कि इसमें स्पष्ट रूप से आपको यह कंसेप्ट ही है जो आपको लिखाया गया है, हूबहू वही चीज है ना। बराबर हों और भुजाएं क्या हों? समानुपाती हों, यानी कोण बराबर, अब भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, है ना। फिर दूसरा कह रहा है क्वेश्चन आपको, है ना, कि 2 भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। किसका? तो पहला समरूप आकृति का और दूसरा ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है ना। तो बोलिए, समरूप आकृति का आप उदाहरण दे सकते हैं? 2 वृत्त बना दिए, छोटा बड़ा, 2 कोई वर्ग बना दीजिए, 2 कोई समबाहु त्रिभुज बना दीजिए, बन जाएगा। चलिए, और ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो एगो त्रिभुज समबाहु बना दीजिए, एगो समद्विबाहु बना दीजिए, नहीं हो जाएगा? दोनों त्रिभुज कहलाएगा लेकिन समरूप नहीं होगा। तो ऐसा ही 2 उदाहरण दे देना है, कर सकते हैं? किसी को इसमें कोई दिक्कत भी है? चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। अब तो यह कन्फर्म हो गया है कि कोई भी 2 त्रिभुज समरूप कब होता है? पहला कंडीशन याद रखिएगा, संगत कोण बराबर होने चाहिए, और दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, यानी कि भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो दिया हुआ है, इसमें देखिए, एक आकृति बनाया गया है इस प्रकार से, PQRS, ठीक है, और एक आकृति बनाया गया इस प्रकार से, A B C D,
है ना, और यहाँ पर यह चिन्ह लगाया गया है। इस चिन्ह का मतलब तो समझते हैं, यह चिन्ह जहाँ भी कोण पर आता है इसका मतलब हो गया कि वह कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। यह सारा भुजा जो है वह 1.5 cm है, 1.5 cm, और यह सारा भुजा कितना है, 3 cm है। ठीक है। अब देखिए, अब भुजा का अनुपात निकालेंगे, यानी कि इसमें सारा भुजा 1.5 cm, यानी कि सब भुजा बराबर है, और इसमें सारा भुजा 3 cm, इसका भी सारा भुजा बराबर है। तो भुजा का अनुपात निकालिएगा तो 1.5 दूना 3, 2 आएगा ना, तो सब बराबर हो जाएगा। यानी कि आप निकाल करके देख सकते हैं, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर CD बटा RS बराबर AD बटा PS, है ना। यह 3 बटा क्या हो जाएगा, 1.5, कितना आ जाएगा, 2। देखिए सारा भुजा का अनुपात बराबर है, तो सारा भुजा का अनुपात बराबर है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है ना। तो कोण तो संगत कोण बराबर नहीं है। भुजा का अनुपात बराबर है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन संगत कोण भिन्न है, इसलिए यह समरूप होगा, इसलिए चतुर्भुज समरूप नहीं है। बोलिए, कोई दिक्कत, बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अगला एक्सरसाइज देखेंगे जो बेस्ड है थेल्स थ्योरम और थेल्स के विलोम पर, यानी कि थेल्स का विलोम और थेल्स का कंसेप्ट यहाँ पर यूज हम लोग करेंगे। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह सब आपका पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ लिखना है क्या। चलिए, तो अगला आप देखेंगे एक्सरसाइज 6.2। ध्यान देंगे, हाँ ये नहीं दिखाई दे रहा है, कट जा रहा है थोड़ा सा इधर। हाँ यहाँ पर ध्यान देंगे कि थेल्स थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े हैं। थेल्स थ्योरम में हम लोग यह पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज में अगर कोई रेखा दो भुजाओं को, माने कोई रेखा अगर BC के समांतर खींची जाए, तो जिसको यह बांटेगा उसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यह हो गया थेल्स थ्योरम, यानी कि समांतर होगा तो अनुपात बराबर होगा। और थेल्स का विलोम क्या हो गया कि अगर अनुपात बराबर होगा तो जो अनुपात को बराबर करने वाला भुजा है ना, वह दूसरी तीसरी भुजा क्या होगा, समांतर होगा, है ना। इसी कॉन्सेप्ट पे हमको काम करना है, ठीक है। तो आपको प्रश्न जब दिया जाएगा तो उसमें पहले या तो समांतर दिया जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि समांतर दिया गया है, तब कौन प्रमेय लगेगा, थेल्स प्रमेय। अगर अनुपात बराबर दिया जाए और समांतर कहा जाए तो समझ जाएगा थेल्स का विलोम हमको अप्लाई करना है। बस समझ रहा है ना। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 1 और 2 में DE समांतर BC है। DE समांतर यानी कि समांतर दिया हुआ है त्रिभुज में, तो आप बताइए क्या प्रयोग करेंगे, थेल्स का प्रमेय। अगर अगर अनुपात बराबर दिया रहता तो क्या प्रयोग करते, थेल्स का विलोम। यही आपको समझना है, बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर दिया हुआ है 1 का 1 त्रिभुज है,
त्रिभुज हो गया ABC, इसमें एक रेखा हो गया जो इसको काट रहा है D पर और E पर। इसका परिमाण भी दे दिया है, यह 1.5 cm, यह 1 cm, यह 3 cm, और यह निकालना है। एक में EC निकालना है। एक जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें हमको क्या निकालना है? EC। दिया क्या है बोलिए? AD बराबर 1.5 cm, AE बराबर 1 cm, DB बराबर 3 cm। तो हमें निकालना है क्या? ठीक है। अब देखिए इसमें चूंकि DE समांतर है किसके? BC के, तो अब त्रिभुज हो गया ABC, DE समांतर BC हो गया, तो है ये ना काटने वाला है। अब इस AB को दो खंड कौन कौन काटा है? AD और DB। इसको AE और EC में काटा है, तो इसका इन दो खंडों का अनुपात इन दोनों खंडों के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, है ना। क्या हो जाएगा? AD बटा DB बराबर AE बटा EC हो जाएगा। अब बोलिए AD का मान 1.5 cm और DB का मान 3 cm हो गया। अब बराबर AE का मान और बटा EC हो गया। तो EC अभी भाग में इधर आएगा तो अब ई भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 1 cm गुना 3 cm। आई गुना में इधर आएगा तो 1.5 cm, 1.5 दूना 2 1 गुना 1 2 cm। तो इसी का मान कितना हो गया? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत भी है? बहुत हल्का है, केवल आपको बस कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अगर समांतर कहेगा तो अनुपात बराबर, अनुपात बराबर कहेगा तो समांतर, बस। तो देखिए इसके बाद दूसरा नंबर यह कुछ इस प्रकार से है, A B C और यह हो गया D और यह हो गया E। और देखिए इसमें क्या क्या दे दिया है। DB दिया है 7.2 cm, AE दिया है 1.8 cm और यह हो गया 5.4 cm। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे AE बराबर 1.8 cm, EC बराबर, ठीक है, DB बराबर 7.2 cm। तो निकालना क्या है? AD बराबर क्या है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि DE समांतर BC, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा? अनुपात बराबर, तो AD बटा बराबर AE बटा EC। तो AD तो निकालना ही है, DB हो गया 7.2, AE का मान हो गया और EC का मान हो गया, हो जाएगा। अभी भाग में इधर आएगा तो AD बराबर 1.8 cm गुना 7 अब बटा हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 18 दूना 6 54, कितना हो जाएगा? 3। और अब ये देखिए 3 से ही कट जाएगा, तो 3 24 3 72 होता है, 2.4 से। अब ई तो जब लघु उत्तरीय में देगा तब इसको ऐसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में देगा तो कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान है। समांतर देगा, अनुपात बराबर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ देखिए एक तरफ दे दिया है, अब 1.5 का कितना गुना 3 है? 2 गुना, भाग दे करके देख लेंगे, तो इसका 2 गुना, तो सीधे इसका 2 गुना कर दिए, 2 आंसर हो गया। ये ऑब्जेक्टिव के लिए हम समझेंगे। ठीक है। यहाँ देखिए यह हमको निकालना है, यह कितना है? 18 × 54,
मतलब इसका 3 गुना है ना, तो यहाँ पर वह मान चाहिए जिसका यह 3 गुना होगा। तो 24 तियाँ 72, 2.4। तो यह ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए कम समय देना होता है ना। तो यह लघु उत्तर यह होगा, तो पूरा बनाएंगे हम, है ना, फुल प्रोसेस से बनाएंगे और यही प्रोसेस है आपका, इसमें से कोई छोड़ेंगे नहीं, है ना। सब टर्म लिखेंगे जिससे आपको नंबर की कोई कटौती नहीं की जाए, है ना। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत भी है तो इसमें से एगो लिख लीजिए, एगो अपने लिए रख लीजिए। दिक्कत होगा तो वीडियो है उसे देख करके आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा। मिटा दें, मिटा दें। कष्ट होगा तो यही ला बना दे रहे हैं कि दोबारा नहीं होगा, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं क्या। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। किसी त्रिभुज PQR में, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, E और F स्थित है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR, क्या EF समांतर QR होगा। आपको बताना है प्रत्येक स्थिति के लिए यह होगा कि नहीं होगा, है ना। अब देखेंगे यहाँ पर, तो EF समांतर QR हमको दिखाना है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा तब ना वह समांतर होगा। तो यहाँ पर यही काम हमको करना है। फिगर नहीं बनाया है, फिगर हम अपने से बनाएंगे। एक हम त्रिभुज बना लिए, कौन त्रिभुज कह रहा है, PQR, हो गया। अब कह रहा है PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है। PQ और PR पर कौन कौन बिंदु है, E है और F है, ठीक है। अब इसको मिला देंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, PE का मान कितना, 3.9। PE का मान कितना हो गया, EQ का मान 3, PF का मान और FR का मान हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको दिखाना है कि EF समांतर QR। तो EF समांतर QR होगा कब, जब इसका अनुपात इसके अनुपात के, बात समझ रहा है ना। यह किसके द्वारा होगा, थेल्स के विलोम से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यह सब तो दे दिया है, तो लिखेंगे कि EF समांतर QR होगा यदि, इतना होगा लेकिन कब, यदि PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। अब मान रखिए 3.9 बटा 3, 3.6 बटा होगा। अब 3 से कटा देंगे तो 1.3 और यह 2.4, तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18, 12 दूना 24 और 12 तियाँ 36, 3/2, 3/2, तो यह हो जाएगा 1.5। 3/2 तो 1.5 नहीं हो जाएगा, तो 1.5। तो बोलिए तो बराबर है, तो बराबर नहीं है, इसलिए EF समांतर नहीं होगा किसके, QR। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर यह बराबर होता तब यह समांतर होता। तो कैसे समांतर होता, थेल्स के विलोम से, ठीक है, थेल्स के वियोग में। हाँ पहले थेल्स के वियोग में। और देखिए दूसरा दिया हुआ है, PQR ले लिए। अब यहां पर एक हो गया E बिंदु, एक हो गया F बिंदु, इन दोनों को मिला दिए। PE हो गया कितना, 4 cm। QE हो गया कितना, 4.5 cm।
पीएफ हो गया कितना 8 cm और आरएफ हो गया कितना 9 cm। तो बोलिए पीई बटा EQ बराबर PF बटा FR। तो कितना हो गया 4 बटा 4.5 आई हो गया 8 बटा 9। ये बराबर होगा नहीं होगा, इसलिए थेल्स के विलोम से EF समांतर नहीं होगा किसके QR के। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे PQ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको समझिएगा, थोड़ा यह कुछ अलग है, थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। यह E हो गया, यह F हो गया, है ना। इसमें कह रहा है PQ है 1.28, मतलब यह पूरा है 1.28 PQ, समझ में आ रहा है। और PR है 2.56 PR, मतलब ये कितना है 2.56, समझ में आ रहा है। और PE है 0.18, यह है 0.18 और PF है 0.36, हो गया। अब देखिए चूंकि PQ बराबर 1.28, PE बराबर 0.18, इसलिए EQ बराबर PQ माइनस PE। भाई PQ में से इसको घटा देंगे तो यह नहीं निकल जाएगा, तो यानी कितना हो गया 1.28 और माइनस 0.18, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा इतना cm। फिर देखिए PR कितना हो गया 2.56 और PF कितना हो गया, ठीक है। तो FR कितना होगा PR माइनस PF, तो PR कितना हो गया 2.56 और PF कितना हो गया 0.36, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.20 हो जाएगा। अब PE बटा EQ, PE बटा बराबर क्या PF बटा FR। तो PE का मान कितना बोलिए 0 और EQ का मान कितना हो जाएगा। फिर देखिए PF का मान 0.36 और FR का मान 2.20, 2 से ही कट जाएगा तो 18 दूना 36, 2 से कटाइएगा तो 18 दूना 36 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 0। देखिए दोनों बराबर है, इसलिए थेल्स के विलोम से, थेल्स के क्या होगा EF समांतर QR हो जाएगा। कोई दिक्कत, बनाना भी है बनाइए। इसमें देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यह हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 से करेंगे तो यह 4.5 है ना, यानी कि यह बराबर होगा। तो थेल्स के प्रमेय से यह क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा, है ना। थेल्स के विलोम से, तो थेल्स के विलोम से ना होगा, अनुपात बराबर तब यह समांतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज है केवल थेल्स और थेल्स के विलोम यही दो प्रमेय पर डिपेंड करने वाला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी वही है, थेल्स के प्रमेय से ही इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। देखेंगे कि क्या है क्वेश्चन और इसको कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक आपका ड्राइंग किया है, एक फिगर बना है। छः 6.18 में इसके लिए फिगर यह है। यह फिगर दिया हुआ है, इसमें यह पॉइंट हो गया A B C, यह हो गया D M N और L। यह फिगर दिया हुआ है, इसमें कह रहा है यदि LM समांतर CB, LM समांतर CB तथा LN समांतर CD, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AM बटा AB बराबर AN बटा AD, यह हमें प्रूफ करना है। ध्यान दीजिएगा, समांतर दिया हुआ देख रहे हैं, अनुपात बराबर करना है, यह भी आप देख रहे हैं। तो समांतर दिया, अनुपात बराबर करना है, तो आप बताइए किस कॉन्सेप्ट के अनुसार आगे बढ़ेंगे? थेल्स के अनुसार, है ना। अब देखिए, अब हमको देखना है कि किस त्रिभुज में यह समांतर दिया हुआ है। तो थोड़ा देखिए यहाँ पर LN समांतर CB, यह LN है, LM है और यह CB है, किस त्रिभुज में है? देखिए ABC, ABC में है, तब प्रमाण देना शुरू करेंगे। त्रिभुज ABC में क्या है? LM समांतर CB, LM समांतर, इसलिए क्या अप्लाई होगा बताइए? थेल्स के प्रमेय से अनुपात बराबर होगा। अब देखिए, यह इस त्रिभुज के दो भुजाओं AB और AC को दो खंड में बांट रहा है ना, तब इधर का अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो बोलिए क्या लिखें? AM बटा MB, AM बटा MB नहीं होगा, अब बराबर AL अब बटा LC हो जाएगा। चलिए अब इसको एक कर दीजिए समीकरण, ठीक। और देखिए एक और दिया हुआ है LN समांतर CD, यानी कि यह समांतर इसके दिया हुआ है। अब हमको कौन से त्रिभुज में काम करना हो? ACD या चाहे ADC, है ना। अब त्रिभुज ACD में LN समांतर CD होगा, इसलिए कौन कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? थेल्स के प्रमेय से। क्या होगा बताइए? AN बटा ND अब बराबर AL बटा LC। इसको दूसरा कर दें, थोड़ा देखिए तो 1 और 2 में कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी AL बटा LC और यहाँ पर भी AL बटा LC। अब इस AL बटा LC का जो मान है उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलिए? AM बटा MB बराबर AN बटा ND, AN बटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना है? AM बटा AB अब बराबर AN बटा AD। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर AM बटा MB और AN बटा ND दिया हुआ है।
अगर एम में एम बी जोड़ दे, यह एम है, इसमें अगर एम बी जुड़ जाए तो ए बी आ जाएगा, इसमें एन में अगर एन डी जुड़ जाए तो ए डी आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एम में हमको एम बी जोड़ना है, एन में हमको एन डी जोड़ना है। यह जुड़ेगा कैसे? तो आप जानते हैं कि समीकरण में जो भी दिया होता है, आपको और भी बात बताए हैं कि हमको देखना है टारगेट कि हमको जाना कहाँ है। अब आप यह खुद निर्धारित करेंगे कि हम उस जगह पे पहुँचेंगे कैसे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि बीच में नदी है, हमको नदी के उस पार जाना है, तो यह आपको निर्धारित करना होगा कि तैर के जाएंगे कि नाव बनाएंगे। अब तैरने आता होगा तो हम सटपट अब टाइम नहीं लगाएंगे कि हम नाव बनाए, तो उसमें टाइम लगेगा ना। तो आप जैसे अनुकूल जिस तरह की व्यवस्था उसके अनुकूल आप काम करेंगे। अब एम में एम बी जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपको क्या, ए बी आ जाएगा, है ना। तो अगर एम में एम बी जोड़ देते हैं, ठीक है, दो काम यहाँ पर होगा। एक यहाँ पर एम रहना चाहिए, एम बी नहीं है, एम बी को हटाना है। तो एम में अगर ला करके एम बी को जोड़ देते हैं तो एम गायब हो जाएगा। हमको गायब किसको करना है? एम बी को। बात ध्यान समझिएगा, गायब किसको करना है? तो अब एम बी में एम को जोड़ेंगे कि एम में एम बी को जोड़ेंगे? एम बी में एम को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि एम भी चाहिए हमको और ए बी भी चाहिए। तो एम में एम बी जोड़े तब भी ए बी आएगा, और एम बी में एम जोड़े तब भी ए बी आएगा, है ना। लेकिन एम में एम बी जोड़ने से नुकसान है कि एम हटाना नहीं है, एम को रखना है ना। तो एम हट जाएगा और ए बी चला आएगा, और जो नहीं रखना है वह रह जाएगा। तो हम एम बी में किसको जोड़ दें? एम को। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे अगर हमको 1/2 दिया गया है और बराबर 1/2 या 2/4 दिया गया है ना, तो दोनों तरफ हम 1 जोड़ दें तो क्या इसमें कोई परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होगा। दोनों तरफ 1 जोड़ दें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, पुनः यह 1 से 1 कट जाएगा और यह आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे बोलिए? इसमें दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे, लेकिन अभी नहीं जोड़ेंगे। अगर अभी 1 आप जोड़िएगा तो यहाँ पर यह भी देखिए, एम बटा एम बी आज जोड़ अगर आप 1 करते हैं तो एम बी तो एलसीएम हो जाएगा, एम प्लस क्या हो जाएगा? एम बी हो जाएगा। तो एम और एम बी मिल करके ए बी या बटा एम बी हो जाएगा। अब देखिए, जो नहीं हटना था वह हट गया, जो हटना चाहिए वह रह गया, गड़बड़ हो गया। तो अब इसके लिए उपाय करते हैं। क्या करते हैं उपाय? तो पहले इसको हम पलट देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो एक तरफ जो काम करेंगे समीकरण में, दूसरी तरफ भी काम करेंगे ना। तो इसको पलट करके लिखिए। इसलिए इसको क्या लिखेंगे बोलिए? एम बी बटा एम, ठीक है, बराबर एन डी बटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन आप लोग नहीं करेंगे कि 1 जोड़ रहे हैं घटाएंगे काहे नहीं, घटाने पर हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना, तो काहे ला करेंगे, है ना। हम तैरने नहीं आता है और कूद जाए कि ना तैरे के पार करेंगे तो मर नहीं जाएंगे, है ना। तो वो निगेटिव हो गया, मतलब कि जो हम कर सकते हैं वही ना करेंगे। तो यहाँ पर जोड़ने पर ही रिजल्ट मिलेगा, इसलिए जोड़ रहे हैं। गुना करने से कोई फ़ायदा नहीं है, भाग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब 1 को काहे जोड़ेंगे? 2 को नहीं जोड़ेंगे। तो 1 को जोड़ने पर मिलेगा, 2 को जोड़ने पर नहीं मिले। तो जिस काम से हमको रिजल्ट मिलने वाला है वही काम करेंगे, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। इससे पहले हम ये बात कह दे रहे हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन मत कीजिएगा लोग, ठीक है। दोनों तरफ 1 जोड़ रहे हैं हम, एम बी बटा एम प्लस 1 बराबर एन डी बटा एन प्लस 1, तब एम हो जाएगा। अब बोलिए एम बी, 1 से एम भाग देंगे एम, और गुना करेंगे एम तो 1 में तो क्या हो जाएगा? एम, फिर एन लघुत्तम क्या होगा? एन डी जोड़ एन। तो एम बी में एम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए ए बी होगा, अब बटा एम।
IND में एन जोड़ेंगे तो क्या होगा, AD अब बटा AN। ठीक है, अब इसको पलट दीजिए, AM अब बटा AB बराबर AN अब बटा AD। यही हमको चाहिए था। अब देखिए एक कंसेप्ट अब समझ लीजिए यहाँ से, अगर इसके बाद से इस तरह की व्यवस्था में अनुपात तो हम दो खंडों का ही निकालते हैं ना, पूरा प्रूफ करने के लिए दिया जाए तो याद रखिएगा एक जोड़ करके पूरा बना देंगे, एक जोड़ करके पूरा बना देंगे। और अगर पूरा दिया हुआ है और आपको अनुपात को आधा करके बनाना तो उस स्थिति में क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, अब जैसे इनकेस यहीं आपको दिया रहता, यहीं आपको, तो क्या करते, और प्रूफ करना होता दूसरा कि AM बटा MB प्रूफ कीजिए, तब क्या करते, तब एक घटा देते, यानी कि AB में से AM को घटा देंगे तो MB नहीं मिल जाएगा। तो उस स्थिति में क्रिया किसकी होगी, घटाओं की। तो हमको करना वही है जिससे हमको कुछ मिलेगा, या हम अपने जगह पे, हम अपने डिजायर्ड सॉल्यूशन पे, डिजायर्ड प्रूफ पे पहुंच सकते हैं। बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए तो इसको बनाइए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब इसके बाद तीसरे के बाद आपको अभी इसमें 7 क्वेश्चन और एक्सरसाइज में करने हैं। चौथा, पांचवा, छठा सेम कॉन्सेप्ट बनेगा आपका, है ना। आप इस पे आगे प्रयास करेंगे, फिर अगले वीडियोज में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बताएंगे। तब तक आप इस पे प्रयास करेंगे, सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, थेल्स का प्रमेय और उसका विलोम। तो इस पे प्रयास कीजिए, अगले वीडियो में इसके आगे और बताएंगे।